नमस्कार, मैं हूं नील अमित। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलिए वापस चलते हैं विषय पर और समझते हैं कि क्या भारत को नारीवाद की आवश्यकता है या फिर भारत में नारी के सम्मान या समानता के लिए कुछ विशेष नियमों को, किसी विशेष वाद को लाने की आवश्यकता है, या जिस तरीके से पाश्चात्यवाद का प्रभाव भारत में बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से भारत में महिलाओं पर नारीवाद, फेमिनिज्म, सो कॉल्ड फेमिनिज्म का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसकी वाकई में भारत को आवश्यकता है या फिर भारत पहले से ही महिलाओं के अधिकार या महिलाओं को लेकर के सशक्त रहा है। हालांकि भारत में शुरुआती दौर पर यदि आप जाएं या फिर भारत की मूल अवधारणा को देखें तो आप समझेंगे कि भारत शक्ति का उपासक रहा है, शक्ति के अधीन रहा है। यानी कि भारत की जो मूल अवधारणा है, जो भारत की मूल चेतना है, जो भारत का अस्तित्व है, वह शक्ति है। यहाँ पर हमेशा शक्ति, हमेशा प्रकृति की पूजा हुई है और भारत में हमेशा प्रकृति को ही, यानी शक्ति को, यानी कि महिला है ना, यानी कि फेमिनाइन को ही महान बताया गया है। तो आज मैं इस विषय को थोड़ा सा आपको वैदिक काल से होते हुए भारत के इस वर्तमान युग तक एक यात्रा के जरिए एक छोटे छोटे कुछ बिंदुओं को कवर करते हुए मैं आप सभी के सामने यह समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत को किसी भी तरीके के नारीवाद की आवश्यकता नहीं है। भारत को किसी भी तरीके के नारी की सुरक्षा के लिए वाद की आवश्यकता नहीं है। नारी स्वयं अपने आप में सक्षम है अपने सम्मान और अपने अधिकारों के लिए। किसी भी तरीके के सामाजिक ढांचे या संरचना की उसको आवश्यकता नहीं। जब मनुष्य ने इस धरती पर आंखें खोली होंगी तब सबसे पहले उसने किस अनुभव को महसूस किया होगा? कोई एक ऐसा अनुभव जिसको उसने जिया होगा, वह था सृजन। और सृजन का पहला प्रतीक कौन था? नारी। मां के गर्भ से जन्म लेने वाला मनुष्य सबसे पहले जिस शक्ति को पहचानता है वह कोई राज्य, कोई सत्ता या कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि वह एक स्त्री होती है। यहीं से मानव के इतिहास की पहली डोर बंधती है। पर आज सभ्यता के हजारों वर्ष बाद, इतने विकसित हो जाने के बाद, हम एक विचित्र विरोधाभास के दौर में खड़े हैं। एक और पूरी दुनिया महिलाओं के अधिकार, उनके सम्मान और उनकी समानता के लिए बातें कर रही है, चर्चा हो रही है। नारीवाद के नाम पर लोग मंच से जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराध, यौन शोषण, असुरक्षा, मानसिक उत्पीड़न उतनी ही तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या नारीवाद वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया है, महिलाओं के लिए लाया गया है, या कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध ही खड़ा कर दिया गया है? आज समानता देखा जाए तो नारीवाद पश्चिम से आया है। यह एक पश्चिम की मूल अवधारणा है। इसके जरिए नारी के अधिकारों की बात की जाती है, मानो स्त्री को अधिकार, सम्मान और समानता का विचार भारत में कहीं बाहर से आयात करके लाया गया है। पर यह धारणा ऐतिहासिक रूप से अधूरी है, और सिर्फ अधूरी ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत स्मृति के साथ अन्याय भी है। पश्चिमी नारीवाद का उदय एक संघर्ष के रूप में हुआ, जहां महिलाओं को अपने बुनियादी अधिकार जैसे कि शिक्षा, संपत्ति और मतदान का अधिकार के लिए पुरुषों या फिर वहां की व्यवस्था से उन्हें लड़ना पड़ता था। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में नारीवाद जैसा कोई अलग शब्द था नहीं, क्योंकि यहां शक्ति का विचार ही प्रधान था। भारत में स्त्री को कभी अबला नारी नहीं बताया गया, या अबला नहीं थी कभी स्त्री यहाँ पर, बल्कि पुरुष की शक्ति और अर्धांगिनी यानी आधा हिस्सा माना गया था। जहां पश्चिम में 19वीं सदी तक महिलाओं की आत्मा पर बहस होती थी, वहीं भारत में उसी समय प्राचीन ग्रंथों ने यह घोषणा कर दी थी, यत् नारयते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति का अध्याय 3 श्लोक 56। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और इसी मूलभूत अंतर को समझेंगे कि भारत को पश्चिम से समानता सीखने की आवश्यकता क्या वाकई में है, या अपनी खोई हुई विरासत को पुनः पहचानने की आवश्यकता है। भारतीय सभ्यता की नींव वेद है, और वेदों में जहां स्त्रियों को समाज की इकाई ही नहीं बल्कि ज्ञान की रचयिता माना गया है, वेदों में लगभग 26 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुछ प्रमुख लोपामुद्रा, घोषा, पाला, विश्वावरा, गार्गी जैसे नाम मिलते हैं। और ये नाम सिर्फ प्रतीक ही नहीं, प्रमाण है।
लोपामुद्रा ने स्वयं ऋग्वेद के मंत्र रचे। घोषा ने जीवन, स्वास्थ्य और आत्मबल की कामना स्वयं ईश्वर से की थी। तो ये सब बातें दर्शाती हैं कि इससे प्रार्थना की वस्तु नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाली एक चेतना थी। उसी काल में उपनयन संस्कार यानी कि जो जनेऊ संस्कार है वहां उस समय लड़के और लड़की दोनों के लिए अनिवार्य। गार्गी का उदाहरण भारत की सबसे सशक्त नारी, सबसे सशक्त चेतना के रूप में होता है। राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ आयोजित किया गया। वहां पर याज्ञवल्क्य जैसे महान दार्शनिक बुलाए गए थे। पूरी सभा आयोजित थी, सभी लोग बैठे हुए थे और जनक के दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा था। उसी शास्त्रार्थ के दौरान गार्गी का आना होता है और गार्गी याज्ञवल्क्य से सीधे प्रश्न करती है आत्मा पर, ब्रह्म पर, ईश्वर के अस्तित्व और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इतने गूढ़ और तीखे थे, पूरी सभा स्तब्ध हो गई। यह एक शास्त्रार्थ नहीं था बल्कि उस सामाजिक संरचना का प्रमाण था जहां एक स्त्री सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च पद पर आसीन दार्शनिक विमर्श का नेतृत्व करने वाले लोगों के बीच आकर अपने प्रश्न को उठा सकती है। यह साहस दिखाता है कि भारत में स्त्री को न केवल प्रश्न पूछने का बल्कि ब्रह्म ज्ञान को चुनौती देने तक का भी अधिकार था। वहीं उपनिषदों की बात करें तो यहाँ पर कई विदुषी महिलाओं को उल्लेख मिलता है जिन्होंने सौ से ऊपर आत्मज्ञान को रखा। याज्ञवल्क्य के साथ एक संवाद की स्त्री केवल प्रश्न पूछने वाली बल्कि दार्शनिक भी थी और उस समय निष्कर्ष और चिंतन में भी भाग लेती थी। निष्कर्ष तक पहुंचने वाली चिंतक भी थी। मैत्रेयी का प्रश्न आता है तो मैत्रेयी आज भी मानव सभ्यता को चुनौती देते हुए है। उनका एक प्रश्न है, जिससे अमृत न मिले उस धन का मैं क्या करूं। यह संवाद बताता है कि भारतीय स्त्री भौतिकता से ऊपर आत्मीय शक्ति की खोज में भी थी। घोषा और सुलभा जैसी विदुषी महिलाएं इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाती हैं और जहां स्त्री ने वेद, दर्शन और मोक्ष की अवधारणा में सक्रिय भागीदारी निभाई, लोपामुद्रा जो ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा थी, यह सिद्ध होता है कि वैदिक साहित्य केवल पुरुषों की संरचना नहीं था, वे स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों की भी रचयिता थी और महर्षि अगस्त्य की पत्नी होने के बावजूद उनकी पहचान स्वतंत्र ऋषि महिला के रूप में स्थापित थी। उनके सूक्तों ने महिलाओं की चेतना, आत्मसम्मान और बौद्धिक स्वतंत्रता उनके सूक्तों में स्पष्ट रूप से झलकते थे। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता है। इसमें निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? कोई राजा, कोई ब्राह्मण या कोई पुरुष नहीं, एक महिला, एक स्त्री, उभय भारती। उभय भारती एक ऐसी स्त्री जिसके विवेक पर दो महान दार्शनिकों का भाग्य टिका था। यह तथ्य अपने आप में अद्वितीय है कि उस काल में एक महिला को न केवल दर्शन का अधिकारी माना गया बल्कि दो महान पुरुष दार्शनिकों के विवाद का अंतिम निर्णायक भी उसके विवेक पर डाल दिया गया। सोचिए, यह घटना अपने आप में नारी की न्यायिक और बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रमाण है। जैसे जैसे समय बदला, विदेशी आक्रमणों के कारण परिस्थितियां काफी विपरीत हो गई, कठिन होती गई। भारतीय महिलाओं ने कलम के साथ साथ तलवार भी उठाई ली। दक्षिण में रानी रुद्रमा देवी ने पुरुष का वेश धारण कर दशकों तक काकतीय साम्राज्य की सुरक्षा की थी। वहीं चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी, लेकिन विदेशी आक्रामकताओं के सामने घुटने नहीं टेके थे। अहिल्याबाई होलकर का जिक्र आता है, जिनके शासनकाल में कहते हैं कि 18वीं सदी को राम राज्य माना गया। ऐसा शासनकाल जो राम राज्य के समान था। उन्होंने न केवल प्रशासनिक सुधार किए बल्कि पूरे भारत में सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार भी कराए थे, जो उनकी दूरदर्शी राजनीति और सांस्कृतिक निष्ठा को दर्शाता है। तो जब जब आक्रमण हुए, सभ्यता संकट में आई, तो स्त्री ने भूमिका बदली। फिर वह चाहे रुद्रमा देवी हो, रानी दुर्गावती हो या रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर अहिल्याबाई होलकर, वे केवल शासक ही नहीं बल्कि वे संस्कृत की रक्षक भी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान और उससे पहले के अस्थिर काल भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत की स्वदेशी गुरुकुल प्रणाली को नष्ट कर दिया।
जिससे महिलाओं की शिक्षा का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को पिछड़ा दिखाने के लिए कुछ चुनिंदा कुरीतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसकी खूब चर्चा की, जबकि वे भूल गए थे कि जब इंग्लैंड में महिलाओं के मताधिकार की मांग हो रही थी, उस समय भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की विशाल सेना से लोहा ले रही थी। 1857 में बेगम हजरत महल और झलकारी बाई जैसी क्रांतिकारियों का यह योगदान बताता है कि स्वतंत्रता की भारतीय चेतना नारी के रक्त में सदैव विद्यमान रही है। तो आज की आधुनिक महिलाओं की बात की जाए तो चाहे इसरो की वैज्ञानिक हो, कॉर्पोरेट जगत में लीडर्स हों, फीमेल लीडर्स, ओलंपिक विजेता प्लेयर्स, वास्तव में गार्गी और लक्ष्मीबाई की परंपरा को ही आगे बढ़ा रही है। भारत में नारीवाद कोई उधार लिया हुआ पश्चिमी विचार नहीं है, बल्कि यह हमारी जड़ों में शक्ति की उपासना के रूप में मौजूद है। हजारों वर्षों से सशक्त होने के लिए पश्चिम के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी उस वैदिक गरिमा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, जहां स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए की तरह समान और गौरवशाली थे। तो आज जब हम बात करते हैं कि भारत में नारीवाद की आवश्यकता है, तो पहले हमें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या हम सच में नारी को सशक्त करना चाहते हैं या अपनी ही सभ्यता से उसे अलग कर देना चाहते हैं। क्योंकि जिस भूमि पर गार्गी ने ब्रह्मा के प्रश्नों को कटघरे में खड़ा कर दिया था, जहां मैत्रेयी ने अमृत को धन से ऊपर रखा था, जहां उभय भारती के विवेक पर शंकराचार्य जैसे युग पुरुष का निर्णय टिका, जहां रानियां केवल राजमहलों में नहीं रणभूमि में खड़ी रही, उस भूमि को स्त्री चेतना सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी स्मृति की, याद रखने की। नारी यहां कभी कमजोर नहीं थी, कमजोर तो हमारी समझ हुई। नारी यहां कभी पीछे नहीं थी, पीछे तो हमारी समाज की चेतना गई है। अगर आज हम अपराध में जी रहे हैं, असमानताएं हैं, पीड़ा है, तो उसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास नारी का सम्मान करने की परंपरा नहीं थी, बल्कि यह है कि हमने उस परंपरा को ही भुला दिया। भारत का समाधान किसी आयातित विचारधारा में नहीं है, बल्कि अपने ही जड़ों को पुनः खोजने में है, जहां नारी और पुरुष प्रतिद्वंदी नहीं एक दूसरे के पूरक हैं, जहां नारी संरक्षक की वस्तु नहीं सृष्टि की शक्ति है, जहां समानता संघर्ष से नहीं संस्कार से जन्म लेती है। और शायद आज का सबसे बड़ा नारीवाद यही है कि अपनी सभ्यता को फिर से हम समझें, उसे समझकर अपनी नारी को फिर से एक पहचान दें और आने वाली पीढ़ियों को भी यह याद दिलाएं, उस पीढ़ी को यह भी बताएं कि शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वो अपने ही भीतर जागृत होती है। जय हिंद।